नमस्कार। क्या 1947 में मिली आज़ादी वाकई पूरी आज़ादी थी या अधूरी थी? जे साई दीपक अपनी किताब इंडिया दैट इज़ भारत में ठीक यही सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि भारत आज भी एक तरह की, कह सकते हैं, एक मानसिक गुलामी में जी रहा है। ये दावा बहुत बड़ा है ना? तो चलिए इसके पीछे की सोच को, इसके तर्कों को एक-एक करके समझते हैं। और किताब का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, लेखक ये नहीं कह रहे कि इस मानसिकता से बाहर आना कोई अच्छी बात होगी, नहीं। वो कह रहे हैं कि ये भारत के वजूद के लिए, उसकी सभ्यता के लिए ज़रूरी है। एक सिविलाइजेशनल इम्पेरेटिव है, और इसी आइडिया को हम आज गहराई से देखने वाले हैं। तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक आज़ादी से आगे की। फिर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कोलोनियलिटी, और देखेंगे कि भारत पर इसका क्या असर हुआ। इसके बाद लेखक जो रास्ता सुझाते हैं, डीकोलोनियलिटी, उस पर बात होगी। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े विचार से शुरू करते हैं। हम सब यही जानते हैं, यही मानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया। पर किताब कहती है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, ये आधा सच है। हाँ, राजनीतिक तौर पर शासन तो खत्म हुआ, लेकिन दिमाग पर जो कब्जा था वो एक गहरी परत की तरह बना रहा। मतलब हुआ क्या? आज़ादी का मतलब बस इतना रह गया कि शासकों का चेहरा बदल गया। देश तो हमारा हो गया, लेकिन उसे चलाने का जो पूरा ढांचा था, कानून, सिस्टम, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका, वो सब तो उधार का ही था ना, उन्हीं लोगों का जिन्होंने हम पर राज किया। तो सवाल तो उठा ही है कि क्या इसे वाकई पूरी आज़ादी कह सकते हैं? और यहीं पर किताब का सबसे ज़रूरी आइडिया सामने आता है, कोलोनियलिटी। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जो कोलोनियलिज्म था, यानी उपनिवेशवाद, वो एक हार्डवेयर की तरह था, एक विदेशी सरकार जिसे 1947 में हमने निकाल दिया। लेकिन कोलोनियलिटी वो सॉफ्टवेयर है, सोच का, संस्कृति का, जो उस हार्डवेयर के जाने के बाद भी हमारे दिमाग में, हमारे सिस्टम में आज तक चल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि कोलोनियलिटी कोई बीती हुई बात नहीं है, ये इतिहास नहीं, ये आज की हकीकत है। ये एक तरह का एक अदृश्य चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं, और यही चश्मा तय करता है कि क्या मॉडर्न है और क्या पिछड़ा हुआ। हमारे कानून, हमारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी चश्मे से देखा जा रहा है। तो कोलोनियलिज्म और कोलोनियलिटी में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद एक बाहरी हमला था, एक दौर था जो खत्म हो गया। लेकिन कोलोनियलिटी वो एक अंदरूनी वायरस की तरह है, एक सोच जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और किताब यही कहती है कि बाहर के दुश्मन से तो लड़ना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन आपके अंदर बैठ गया हो, उससे लड़ना वो कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये सारी बातें अभी तक थ्योरी जैसी लग रही होंगी, है ना? पर भारत पर इसका असल में क्या असर हुआ? किताब के हिसाब से ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसने सच में भारत की पहचान, उसकी आत्मा को बदलने का काम किया है। चलिए देखते हैं कैसे। और देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। किताब बताती है कि ये एक बहुत सोची समझी, कई 100 साल लंबी प्रक्रिया थी। 1698 से लेकर 1919 तक एक के बाद एक ऐसे कानून लाए गए जिनका मकसद सिर्फ राज करना नहीं था। उनका मकसद था सुधार और सभ्य मनाने के नाम पर यहाँ की सोच को बदलना। हर नया कानून उस मानसिक गुलामी की इमारत में एक और ईंट लगा रहा था। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारत के जो अपने मौलिक विचार थे, उनका मतलब ही बदल दिया गया। जैसे धर्म, जो जीने का एक तरीका था, उसे रिलीजन के एक छोटे से डिब्बे में डाल दिया गया। वर्ण और जाति जैसे जो सामाजिक ताने बाने थे, उन्हें कास्ट के एक सख्त, एक परमानेंट पिंजरे में बंद कर दिया। और पढ़ाई का मकसद ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग से तो भारतीय हों, पर सोच, विचार और पसंद से अंग्रेज। और मजे की बात यह है कि ये कोई छुपी हुई साजिश नहीं थी, ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा था। मैकाले का ये जो मशहूर बयान है, वो सब कुछ साफ कर देता है। उनका मकसद क्या था? एक ऐसी क्लास तैयार करना जो खून और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच, जिसकी आत्मा अंग्रेजी हो। एक बिचौलियों का वर्ग जो अंग्रेजों को अपने ही लोगों पर राज करने में मदद करे।
ठीक है, तो अभी तक हमने समस्या की जड़ को समझा, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। और यहीं पर किताब अपना समाधान सामने रखती है, डीकोलोनियलिटी। और ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक्शन का एक पूरा प्लान है। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। पोस्ट कॉलोनियलिज्म और डीकोलोनियलिटी ये दोनों एक ही चीज नहीं है। लेखक के मुताबिक पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? ये ऐसा है जैसे आप पिंजरे में बैठे बैठे ही पिंजरे की बुराई कर रहे हैं। इससे पिंजरा टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। जबकि डीकोलोनियलिटी वो उस पिंजरे को ही जड़ से तोड़ने की बात करती है ताकि एक बिल्कुल नई अपनी सोच बाहर आ सके। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई मालिक के ही औजारों से मालिक की व्यवस्था को चुनौती दे तो वह अनजाने में मान रहा है कि मालिक के औजार ही सबसे अच्छे हैं। किताब का तर्क यही है कि असली आज़ादी के लिए, असली बौद्धिक आज़ादी के लिए उधार के औजारों से काम नहीं चलेगा, अपने औजार खुद बनाने पड़ेंगे। तो फिर ये रास्ता है कैसा? किताब के हिसाब से इसके 4 कदम हैं। पहला कदम ये मानना कि हाँ, ये समस्या है, ये हमारे समाज में, कानून में, शिक्षा में, हर जगह है। दूसरा कदम इस बात को चुनौती देना कि पश्चिम का तरीका ही एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा कदम अपनी सोच का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे पश्चिम से हटाकर वापस भारत की अपनी सभ्यता पर लाना। और चौथा और आखिरी कदम इसी नई समझ के साथ अपने भविष्य की दिशा खुद तय करने की ताकत वापस हासिल करना। और ये सब हमें इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आता है कि भाई इस सब का मतलब क्या है, इसका एंड गेम क्या है, ये किताब भारत के लिए कैसा भविष्य देखती है। इसका जवाब छिपा है सिविलाइजेशन स्टेट यानी सभ्यता राज्य के आइडिया में। किताब कहती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है जो नक्शे पर कुछ लकीरों से बना हो। नहीं, ये एक जीती जागती सभ्यता है, हजारों साल पुरानी। इसकी पहचान किसी एक भाषा, एक धर्म या एक नस्ल से नहीं है, बल्कि एक लगातार बहने वाली सांस्कृतिक चेतना से है। और ये पहचान यूरोप के नेशन स्टेट वाले मॉडल से बहुत अलग, बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। और लेखक के मुताबिक इसका सबसे बड़ा सबूत कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही मौजूद है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत। ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ये इस बात को संवैधानिक तौर पर मानना है कि आज का जो मॉडर्न इंडिया है उसकी जड़ें, उसकी आत्मा उस प्राचीन सभ्यता भारत में ही है। हाँ, ये भी सच है कि इस विचार पर सब सहमत नहीं है। किताब खुद भी ब्रूस मक्यूलिए जैसे इतिहासकारों का जिक्र करती है जिनका ये मानना था कि भारत की एकता का जो विचार है वो बाद में बनाया गया। तो ये दिखाता है कि भारत की पहचान और एकता को लेकर बहस कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और आखिर में किताब हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर संविधान किसी भी समाज का सबसे बड़ा कानून है तो उसमें झलक किसकी दिखनी चाहिए? उस समाज की अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता की, या फिर उस सोच की जो कुछ 100 साल पहले बाहर से आई और थोप दी गई? और शायद इसी एक सवाल में इस पूरी किताब का, इस पूरी बहस का सार छिपा है।